सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दिस दिस इक्वेशन अलाउज मी टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड only for the कंजर्वेटिव नेचर का अगर हमारे पास फील्ड या फोर्स है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। F इक्वल टू माइनस डेल वी, एक ये भी दूसरा एग्जांपल है। कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप हमें तो नेगेटिव ग्रेडियंट और पोटेंशियल के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम ये फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। और ये पूरा फॉर्मुलेशन इस एनालिसिस के ऊपर बेस है कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसे किसी टॉपिक को स्टडी करते हैं तो वहाँ हमारे पास कोई भी इस तरह का फॉर्मुलेशन नहीं होता। यानी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नेवर बी जीरो। यानी अगर हम इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमने स्टडी किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमने सिंपली ये स्टडी किया कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जीरो रहता है। इरोटेशनल फील्ड्स भी बोलते हैं इसको हम। और अगर किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल जीरो हो तो हम उसको निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा अलाउज करती है मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच। और अगर साथ ही साथ मैं मैग्नेटोस्टैटिक्स को स्टडी करूं तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में एक प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड that is del cross P cannot be equal to 0 and it is equals to mu naught J, that is the Ampere's law. That is the Ampere's law. Okay. So del cross P can never be equal to 0. This is E equal to mu naught J. Okay. So जब आप इस तरह का स्टडी करते हैं तो del cross P is equals to mu naught G and this never be equals to 0. So हम इस तरह का फॉर्मुलेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही आसानी से कर लेते हैं कि अगर हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किसी निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में बहुत आसानी से नहीं कर पाते। तो रीजन ये है कि हमारे पास जो कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एग्जिस्ट करता है। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये रोटेशनल नेचर का होता है। आप देख भी सकते होंगे कि अगर आपने किसी वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो की है तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा कुछ इस तरह का कर्लिंग की फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में आता है। और मैग्नेटोस्टैटिक्स में जो मैक्सिमम लॉ हमारे पास है वो है दैट डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। तो डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओके, ये हम इसी जो ये जो इक्वेशन है इसी को हम कई बार गॉसियस लॉ in magnetostatics, Gauss's law in magnetostatics. Okay. So ऐसा भी हम कई बार इसको पॉइंट आउट करते हैं, Gauss's law in magnetostatics। और स्टेट ये करता है कि डाइवर्जेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड का, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज बी 0। divergence of magnetic field will
always be 0. Okay, so this. तो अगर यहाँ से ये इक्वेशन हमें इनवाइट करती है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ vector potential and is of the form of, and this equation that del dot p, that is the divergence of magnetic field, is always 0, and we also know that this type of law is known as the Gaussian law in magnetostatics, and this equation invites us to the introduction of magnetic vector potential, to the introduction of मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके, और किस तरह की फॉर्म का? मैग्नेटिक वेक्टर से इस तरह की फॉर्म का, दैट P इक्वल्स टू डेल क्रॉस A, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके, सो इस टाइप का ही ये क्वेश्चन यहाँ आना बिल्कुल नेचुरल है कि इसी टाइप का फॉर्मुलेशन हमने क्यों किया. मैग्नेटिक वेक्टर ए, द वेक्टर ए इज नोन एज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस टाइप का ही, क्योंकि फॉर्मुलेशन इस टाइप का करने का रीजन ये है कि अगर आप इस b के वैल्यू को वापस यहाँ इस गॉसेस लॉ वाले इक्वेशन में रखें, सो आप पाते हैं दैट डेल डॉट डेल क्रॉस A should be equal to 0. And look at this formulation. This is the divergence of curl. Divergence of curl. This is the divergence of curl. और आप ये जानते हैं इस TCG वाले फॉर्मूले से, that is always equals to 0. that is the DCG वाले ये फॉर्मूले से आप जानते हैं that is the divergence of curl हो या कर्ल ऑफ ग्रेडियंट हो, वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है. तो अगर इस फॉर्मुलेशन के ऊपर आप ध्यान दें तो ये भी तो क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ही तो है. तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज 0, और ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का हमें ऐसा वैल्यू चाहिए था जो राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते. यानी हम इस तरह का, अगर हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म की बात करें तो हम कभी भी B इक्वल्स टू डेल डॉट A टाइप का कोई भी फंक्शन यहाँ चूज नहीं कर सकते. इसका रीजन ये है कि जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, दैट इज द गॉसेस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, तो ये वाला जो इक्वेशन है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, जबकि लेफ्ट हैंड साइड इसकी 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड 0 है. तो यही रीजन रहा कि हमने जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन किया वो कुछ इस तरह इस टाइप का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन किया. तो ये जो टॉपिक है आज हमारे पास, ये बेसिकली आपको दो पोटेंशियल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. द फर्स्ट वन इज द स्केलर पोटेंशियल और सेकेंड वन इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. ओके, और दोनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करेंगे. और मैक्सवेल इक्वेशंस हम वहाँ यूज करेंगे कि जहाँ हमारे पास करंट एंड चार्ज दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं. यानी शुरू करेंगे हम इस टॉपिक को मैक्सवेल इक्वेशंस से, और रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो स्केलर एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ. And this is the topic for today, and this topic named as the magnetic scalar and magnetic vector potential. Okay, so we have here the scalar and vector potentials. We have from Maxwell equation, these are the four Maxwell equations. You all are familiar to these type of equation, that is del dot E is equals to rho over epsilon naught. This is the Gaussian law in electrostatics.
del dot B is equals to 0. The Maxwell's second equation is the Gauss's law in magnetostatics, and del cross E is equals to minus del B over del T. This is the Faraday's law in electrodynamics, which states that the rate of change of magnetic field with respect to time is always induces an electric field. And the final is the Ampere's law, and this is the Maxwell fourth equation, which can be written in this form after Maxwell correction. This is the correction form of Maxwell equation. This is the displacement current mu naught epsilon naught, actually epsilon naught del E over del T. This is the rate of change of electric field with respect to time always induces a magnetic field, the reverse of the Faraday's law. You all are very familiar to these types of equations, and these type of Maxwell equation written in the region where the charge configuration rho and the current configuration J are present. So these are the Maxwell equation in the region where there are volume, charge, density rho, and J is the volume current density exists. वही हम इस तरह के इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. ओके, सो हियर rho is the function of R and T, that is position and time, and J also, which is the volume current density, is also the function of position and time. Okay, so in the case of electrostatics and magnetostatic, or more simply in the static case, क्योंकि हम जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं तो हम वहाँ स्टडी करते हैं स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और जब मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं तो वहाँ फिर स्टडी करते हैं स्टेडी करंट. स्टैटिक चार्ज always produces electric field, and steady current always produces a magnetic field. Okay, so more simply, in the static case, whatever the electrostatics or the magnetostatics, the fields are ERT and BRT type. That is the electric field, which is the function of position and time, and also the magnetic field vector, which is a function of position and time also. This. So in electrostatics, we know that is curl of electric field is always 0, as we discussed about this earlier in this video. And this is the statement that the curl of electric field vector E is 0, or the nature of the electric field is curlless, or we can say it as the nature of electric field is irrotational. irrotational हम यहाँ एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, irrotational. Irrotational nature का होता है electric field. Okay, and this invites us to the introduction of a scalar potential, as that E can be written as the negative gradient of potential. Okay, so the electric field can be written as the negative gradient of potential, and those fields or force which are conservative in nature can be written in this form. Okay, so इस तरह का हम एक फोर्स भी लिख सकते हैं. लेकिन जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स जैसी ब्रांच को स्टडी करते हैं तो डेल डॉट पी इक्वल्स टू 0, ये गॉसेस लॉ को आप स्टडी करते हैं इस फॉर्म में मैग्नेटोस्टैटिक्स को में, और ये जो फॉर्म है वो हमें बताती है कि द डाइवर्जेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज ऑलवेज 0. तो इस टाइप की जो इक्वेशन है वो फिर से हमें इनवाइट करती है टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ पोटेंशियल विच इज नोन एज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल. चूंकि हमारे पास कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कभी भी यहाँ 0 नहीं है. कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ. तो हम कभी भी इस तरह का फॉर्मुलेशन मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का नहीं कर सकते थे. हमें किसी दूसरी तरह का फॉर्मुलेशन यहाँ करना पड़ेगा जो इस
इक्वेशन को डेल डॉट पी इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई करता हो। और इस तरह का जो फॉर्मुलेशन है वो इस इक्वेशन के जो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2, इस तरह का फॉर्मुलेशन हमने कर दिया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। और यही फॉर्मुलेशन हमें हेल्प करेगा आगे फॉर द establishment of this topic. So B, the magnetic field vector can be written as the curl of A, where A is known as the मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। इसी तरह का फॉर्म क्यों रखा गया इसके बारे में हम पहले डिस्कस थोड़ा सा कर चुके हैं, बिकॉज द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल 0 होना चाहिए। इस तरह का फॉर्मुलेशन ही हमें करना पड़ेगा टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ पोटेंशियल विच इज नोन एज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। अच्छा, एक बात और हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि यही इसी टाइप का जो फॉर्मुलेशन है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जब हमने किया, तो क्या जो जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वली हमारे पास बेनिफिशियल होता है, जैसे कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो हमने ये अभी स्टडी किया था कि इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर आप करें, यहाँ इस तरह का फॉर्मुलेशन अगर आप करें तो इस तरह के फॉर्मुलेशन में हमने कहा था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील करना है तो हमें वहाँ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ भी डील करना पड़ेगा और डायरेक्शन के साथ भी डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन हम देखें तो केवल हमें ये एक स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है केवल। और अगर फिर हम पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं, चूंकि डायरेक्शन पे हमें कोई ध्यान नहीं देना, केवल हमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आराम से वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्या इस तरह का फॉर्मुलेशन किसी मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए भी किया जा सकता है? देखिए, जो कि जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जैसी किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इस तरह का फॉर्मुलेशन हमारे पास होता है। और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन अगर इस तरह का है तो आप ये एक बात को यहाँ देखिए कि हमारे पास पहले था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। और उसके बाद हमने फॉर्मुलेट किया एक पोटेंशियल को जिसको हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहा, और हमने कहा इस फॉर्मुलेशन से भी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे करंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास यहाँ करंट कॉन्फ़िगरेशंस, और यहाँ इस पॉइंट पे हम एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो हमें पहले इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, फिर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसके कारण यहाँ, फिर इसके कारण, और फिर दोनों सबको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, यानी यहाँ जो करंट I1, I2, I3, I4 इस तरह के करंट फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा B1, B2, B3, B4। और अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फिर से हम अप्लाई करें तो B जो होगा वो होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। इस तरह का फॉर्मुलेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस टाइप ऑफ करंट कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप वो जो सहूलियत हमें दी थी स्केलर पोटेंशियल ने कि आप क्या करें कि केवल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्केलर पोटेंशियल, और आराम से फिर आप उसके हेल्प से तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक पहला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है और दूसरा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल A है, जब दोनों तरह से दोनों साइड पे जाके या दोनों बार हमें यहाँ भी अगर हम B के साथ भी
डील करते हैं तब भी हमें यहाँ मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की तरफ भी अगर हम डील करें तो भी हमें यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी भी, मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इस डायरेक्शन में आपने करंट फ्लो की है और यहाँ कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और इसका कैलकुलेशन जब आप करें तो बी का जो फॉर्मुलेशन आता है वो आप एम्पियर्स लॉ को स्टडी करके बायो सेवर्ट लॉ से आप कुछ इस तरह से फॉर्म करते हैं, दैट इज। और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये कुछ इनवर्ट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो अगर इस तरह का फॉर्मुलेशन आप कर रहे हैं और यहाँ आपको बी मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी, तो आपको दो तरह से डील करनी पड़ी, इसके मैग्नीट्यूड के साथ और इसकी डायरेक्शन के साथ। और ए को अगर फॉर्मुलेट करना चाहते हैं आप, ए को फॉर्मुलेट करने थे इन द सेम टॉपिक, तो ए के लिए भी कुछ इस तरह का हमारे पास फॉर्मूले, दैट आई डी एल ओवर आर, दिस टाइप का एक फॉर्मूला हमें मिलता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। तो आप पहले ए को निकालें और ए का फॉर्मुलेशन होने के बाद जब ए का आपको आंसर आउट हो जाए और इसका मैग्नीट्यूड भी पता लग जाए और उसकी डायरेक्शन का भी आपको पता लग जाए, तो फिर आप बी का कैलकुलेशन करें, बी का कैलकुलेशन करें। तो इस बी का कैलकुलेशन है कि भाई डेल क्रॉस ए, तो इससे बेहतर तो ये है कि आप डायरेक्ट ही बी का वैल्यू कैलकुलेट कर दें बाय द यूज ऑफ बायो सेवर्ट लॉ और बाय द यूज ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी थी और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के साथ, वो कुछ बहुत ज्यादा हेल्प हमारी नहीं कर सकता है इन द वे दैट स्केलर पोटेंशियल हेल्प अस अ लॉट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल नहीं कर पाया, बिकॉज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी था। तो वो खुद वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से जब हमें वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील करना है, तो इससे अच्छा तो ये है कि हम ए के साथ डील करें, तो हम बहुत फेमिलियर हैं बी से, तो बी के साथ डील कर लें। तो ये एक रीजन रहा कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं हो पाया जितना हमारे लिए स्केलर पोटेंशियल था। और यही रीजन है कि बहुत ज़्यादा यूज या बहुत ज़्यादा इसका हम कहीं उपयोग बुक्स में या किसी बहुत ज़्यादा हायर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, हाँ ये जरूर आप जो लास्ट यूनिट 4 वेक्टर्स आप पढ़ेंगे वहाँ एक क्लास जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वहाँ आप इसका इंट्रोडक्शन जरूर करेंगे, इसलिए इंट्रो होना तो जरूरी था। लेकिन अगर यूजेज या उपयोगिता की आप बात करें तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी इन द सेंस कि आप इससे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। ऐसा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के साथ नहीं हो पाया, बट अगर आप स्केलर पोटेंशियल के साथ बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल था इन द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इजीली सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम्स। ओके, सो दिस, सो इस तरह का फॉर्मुलेशन हमने किया दैट डेल बी इज इक्वल्स टू डेल डॉट डेल क्रॉस ए। और इस तरह का फॉर्मुलेशन का रीजन ये था कि चूंकि हम ये जानते थे कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो हमने जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन किया वो कुछ इस तरह का किया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, इस तरह का फॉर्मुलेशन हमने किया। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ से हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड बी obtained from equation number 2 in Maxwell equation number 3rd। आपने यहाँ से जो b का वैल्यू कैलकुलेट किया दैट इज b इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, आप मैक्सवेल की 3rd इक्वेशन को उठाइए यहाँ से, और जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो यहाँ
इस इक्वेशन में आप राइट हैंड साइड में b का वो वैल्यू जो हमने फॉर्म अभी बनाई है, दैट इज b इक्वल टू डेल क्रॉस ए, आप इस इक्वेशन में रखिए और रिजल्ट को हम देखते हैं। सो इस तरह का इक्वेशन हमारे पास मिलेगा, दैट इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर del t, and is equals to del cross E is equals to minus del by del t. B is equals to del cross A and is obtained from this equation number 2, and we will get this type of equation, that del cross E is equals to minus del over del t, del cross A, and if you put the whole into the left hand side, then this equation can be rewritten as the del cross E vector is same minus on the left hand side plus and del over del t of A, the magnetic vector potential, is equals to 0, and this equation del cross E plus del A over del t, that is this equation is of the form that del cross some vector quantity, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, यानी यहाँ जो कर्ल हो रहा है किसी मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी का, किसी इसके जो कर्ल है वो किसी वेक्टर क्वांटिटी का होगा, और अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल 0 होता है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसे हमेशा एक नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस शुड बी कंस्टेंट ये है इसके ऊपर, इस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर कंस्टेंट ये है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी हो कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, कंजर्वेटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज दैट E plus del A over del T is equals to minus del B, that is the negative gradient of scalar. So from this equation we can write the electric field vector is equals to minus del V, and on the right hand side this quantity will be minus del A over del T. Say this is equation number 4. So this is the electric field vector now in the form of the scalar potential, negative gradient of scalar potential, and also the rate of change of magnetic vector potential with time. Okay, so now this equation can be reduced into the old form easily when A is constant. अगर A constant हो जाए यानी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का जो फॉर्मुलेशन है, जो वैल्यू है, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो A जब कांस्टेंट होगा तो डेल A ओवर डेल T 0 हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये हमेशा अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगी। ओके, सो दिस, एंड नाउ on putting the result that is obtained from equation number 4, that is this result, into equation number 4 of Maxwell equation, and equation number 4 of Maxwell is this type of equation. Here is that del cross B is equals to minus mu naught J plus mu naught epsilon del E over del T, यानी इस तरह का फॉर्मुलेशन हमें मैक्सवेल की 4th इक्वेशन का मिलेगा, that is curl of magnetic field is equals to mu naught J plus mu naught epsilon और del E over del T, और यहाँ हम E का वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी E की जो अभी रिसेंट फॉर्म हमें मिली है, जो ओल्ड फॉर्म थी E is equals to नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो उसमें अभी एक और फैक्टर ऐड हो गया है, ये वाला फैक्टर, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल विद टाइम। तो इस तरह के फॉर्मुलेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, दैट इज डेल डॉट ई इज दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट इज ई की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप की यहाँ से, सो दिस, एंड ऑन ऑपरेटिंग del into the bracket del dot del, that is the Laplacian of vector potential V, and is equals to del over del T of del dot A, because del always operating on a vector quantity either into the divergence form or
into the curved form. So del over del t बाहर आ जाएगा और del का जो ऑपरेशन होगा वो a के ऊपर होगा, ठीक है. So remember this. So del dot a is equals to rho over epsilon naught and del square v is plus del over del t. Del dot a is equals to minus rho over epsilon naught, and say this is the equation number 5. Okay, and this equation again reduces to the old form, that is the Poisson equation. Sorry. This equation again reduces to the old form, that is the Poisson equation for the static case. Static case के लिए फिर से क्या हो जाएगा, ये पुरानी फॉर्म में हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा. डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू, अगर आप स्टैटिक केस के बारे में इसको स्टडी करें तो स्टैटिक केस के फॉर्मुलेशन में फिर से इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा. दैट इज इन द स्टैटिक केस दिस इक्वेशन, स्टैटिक केस में जब a that is del dot a 0, that means del square v is equals to minus rho over epsilon. This is the famous Poisson equation given by equation number 4, and only in the static case. But in electrodynamics form, this can be written as. Okay. So this. Now finally, putting the results obtained from equation number 2 and equation number 4, equation number into मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4. हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 से और इक्वेशन नंबर 4 से रिजल्ट आया है, इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट है ये वाला रिजल्ट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट है ये, दैट इज b इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए. इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट है, और इक्वेशन नंबर जो 4 हमें रिजल्ट करती है वो इस तरह का रिजल्ट है, दैट इज e इक्वल्स टू माइनस डेल b ओवर डेल t. इन दोनों रिजल्ट को यहाँ से उठाइए, दैट इज द वैल्यू ऑफ p and the value of E, and put here into the Maxwell equation number 4th, that is del cross B equals to mu naught J plus mu naught epsilon naught del E over del T. So put here the value of B obtained from equation number 2, and here the value of E obtained from equation number 4th. So we have this type of equation, that is del cross B is equals to mu naught J plus mu naught epsilon del E over del T is the Maxwell 4th equation. And when we put the value of B here, that is del cross A is equals to mu naught J plus mu naught epsilon del over del T of the value of E minus del V minus del A over del T. So when you operating the cross product of three vectors, that vector triple cross product, or the famous Backup rule here in this form, the del dot A minus del square, the Laplacian of the magnetic vector potential equals to mu naught J mu naught epsilon naught del in this form, and del over del T of dV over dt, and this is mu naught epsilon naught del over del T of del A over del T. So del 2A over del T square, this, and del over del dot A, and del is here, so del is common from these two terms, and this can be written as this term, and the rest of del square A and this mu naught epsilon del square A over del T square is equals to mu naught J, and going on to the with negative sign, because minus del square A is with the negative sign, and this on the left hand side negative sign. So here when we eliminate the negative sign from the whole equation, we can write it in this form. So the equation number 5th, that is this equation del square E plus del A over del T del A, this equation, and equation number 6th, this equation, this. So equation number 5th and equation number 6th contains all the information in Maxwell equations. Okay, so students, in this topic we studied about the magnetic and scalar
vector potentials, and the main purpose of this topic is about the magnetic vector potential and formulation of all these things. So thank you for now, and meet you into the next one.